केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर श्री गडकरी जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। गडकरी जी के साथ एक अच्छी बात यह है कि जो डिफ़िकल्ट चैलेंजेस होते हैं, जिसमें रियली कट पेस्ट गवर्नेंस नहीं करना है, मेहनत करनी है, योर हैंड्स टू बी डर्टीड इन डिटेल्स, और तब सोल्यूशन लाना है, ये अप्रोच उनका हमेशा रहा है चीज़ों को लेकर के। कुछ इश्यूज़ अनपॉपुलर भी हों तो भी वो अपना रास्ता नहीं छोड़ते, और मोटर व्हीकल एक्ट उसका एक एग्ज़ाम्पल था। सर, जिस तरीके से 2 महीने पहले मास बिहेवियर को चेंज करने के लिए एक बड़ा काम आपने किया, हमको आशा थी कि हम लोगों को मजबूर करेगा कि अब हम अपना व्यवहार बदलें, अच्छे नागरिक बने, और इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता। उस पर थोड़ा विवाद हुआ, थोड़ा राज्य पीछे हट गए, कुछ ने डाइल्यूट कर दिया। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा निराशा की, दुख की और निंदा करने वाली बात यही है। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि ये रेवेन्यू मिलाने का कोई माध्यम नहीं है, पर कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, ऐसी अवस्था समाज के लिए अच्छी नहीं है। कल जो हैदराबाद की घटना हुई, तो उसको देखने के बाद मैं अक्सर कहता था कि फांसी की सज़ा ये कोई बहुत ज़्यादा है। आदमी कभी कभी गलती करता है तो एकदम उसको ये सज़ा नहीं, उसको सुधारने का मौका देना चाहिए। पर घटना की तीव्रता देखकर मन में ऐसा है कि इसको तो चौक में फांसी पे लटकाना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में अगर कानून के प्रति डर और सम्मान नहीं होगा तो हम लोग समाज को ठीक से चला नहीं पाएंगे। और ये जो एक्ट था, इसमें पुलिस के सामने हंसते हुए जाकर वायलेशन करके लोग आगे जाते थे, वन वे होगा घुस जाते थे, कहीं भी क्रॉस करते थे, कभी भी इतने, अभी हेलमेट के लिए अब हम लोग उनकी जान की रक्षा हो इसलिए कोशिश कर रहे थे, मोबाइल पे बात करते थे, दारू पीकर गाड़ी चलाते थे। अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसमें एक ड्राइवर, अगर बस ड्राइवर दारू पीता है और 50 लोगों की बस उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो कितने निरपराध लोगों का उसमें मृत्यु होता है। ये कितना सेंसिटिव है, और इसलिए हमने ये कानून में, और आप ये भी बात देखिए कि 1980 में रुपए की वैल्यू और अभी हम लोग 20 में जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू में कितना फ़र्क है। अब 50-100 रुपये तो कोई भीख मांगता है तो आदमी 100 रुपये के नोट, आजकल तो मैं होटल में देखता हूँ तो लोग टिप डालने वाला भी 100 रुपये से कम नहीं डालता। तो 50 और 100 रुपये के फाइन को कोई मीनिंग ही नहीं रहा, लोग बोला भर देंगे, चलो आगे गाड़ी, इस प्रकार का भाव था। पर अब एक बात ज़रूर है कि इसके बाद एक काफ़ी बड़ा बिहेवियर चेंज मालूम हो, यानी ध्यान में आया है, और लोग उसको रिस्पांस दे रहे हैं और लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं। एक अच्छी बात है, और स्टेट गवर्नमेंट भी बाय एंड लार्ज कोऑपरेट कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के अधिकार में ऑलरेडी कानून ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो अगर उनको अधिकार है उसमें वो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाय एंड लार्ज सभी एक ही लाइन पर है और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये भी सही है कि ये रेवेन्यू के लिए नहीं था, ये कानून का डर और डिसिप्लिन लाने के लिए था। और दूसरा एक देखिए, जो कानून का वायलेशन नहीं करेगा उसको फाइन ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप अगर वायलेशन, इस पर जो रिस्पांस हुआ, जो राज्यों ने कुछ डाइल्यूशन की बात कही, जैसा विवाद हुआ, आप उससे डिसअपॉइंटेड तो होंगे ना? नहीं, राजनीति में तो ऐसा है कि ये तो चलता ही है, पर एक बात जरूर है, वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल। मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मुझे भी चुनाव लड़ना है, पर मैंने एक बात तय की, मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं कोई जन्म भर चुन कर आऊँगा और आपने मुझे वोट देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर मैं ठीक काम करूँगा तो आप मुझे वोट दीजिए। पर मैंने अपने शहर में पूरा शहर तोड़वा दिया, अनेक रोड बड़े किए, बिल्डिंगें तोड़ दी। एक तो मेरे जो ससुरे थे उनकी भी घर तोड़ दिया था, तो पत्नी भी नाराज हो गई कि तुमको कोई नहीं मिला क्या। तो मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छी चीज़ करे, लोग बाय एंड लार्ज फिर सपोर्ट करते हैं। तो लोग इसको बाय एंड लार्ज, मन में थोड़ा पहले रिएक्शन थी लोगों को, जब समझ में आया कि उनकी जान बचाने के लिए हम लोग सब कर रहे हैं, तो बिल्कुल। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इसको और इम्पीटस देने के लिए कुछ, जिसको कहते हैं ना, कंपेलिंग प्रपोजिशन होना ज़रूरी है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये जैसे आप लोग अभी आंकड़े दे रहे थे, आप भी बता रहे थे, ये सोच के बहुत अजीब लगता है कि इतने वर्षों से हम बात करते आए हैं इस तरह के विषयों पर,
ये नेशनल इमरजेंसी जैसा विषय है, यानी आधे घंटे का कार्यक्रम जितनी देर में हम बात करेंगे उसमें करीबन 15-20 एक्सीडेंट हो चुके होंगे, 5 जानें जा चुकी होंगी, और हम कहते हैं कि हम तो आधार से जुड़ गए, टेक्नोलॉजी से जुड़ गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। ये एक बिल्कुल कंपेलिंग नेशनल प्रायोरिटी बन जाए ऐसी आपकी आशा रही होगी, लेकिन सारे स्टेक होल्डर मिलकर ऐसा बना नहीं रहे हैं इसको। इससे आप निराश होते हैं कि नहीं? नहीं, मैं निराश नहीं हूँ। देखिए, आखिर अच्छा काम करते समय उसको शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, तो वो लॉन्ग कट होता है। पर आप जैसे, मैं आपको बता दूँ, जैसे आज मैंने ये मुंबई पुणे हाईवे पर वो NGO ने महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा के साथ मिलकर इतना अच्छा काम किया। फिर तमिलनाडु के सरकार ने 29% इसको कम किया। फिर मुझे लगता है इसी से ही धीरे धीरे स्थितियाँ बदलेगी, और मैं मानता हूँ कि स्थितियाँ बदलने की शुरुआत हुई है। और आप जैसे लोग अगर ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, इसको अगर पब्लिक डोमेन में लाएंगे तो निश्चित रूप से लोग इसका अनुकरण करेंगे, और बाय एंड लार्ज बड़े प्रमाण पर लोग समझ रहे हैं। क्योंकि जिनके लोगों के घर में अब ये मरने वालों की संख्या 18 से 35, ये 65% है। यंग लड़का, मेरे सेक्रेटरी का यंग लड़का एक्सीडेंट में चला गया, अमेरिका से पढ़कर आया था। तो मुझे लगता है कि अब लोगों में इसमें अवेयरनेस आया है, थोड़ा सा और लोगों के पास पहुंचने की आवश्यकता है। NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया और स्कूल के बच्चों को ये रूल्स ऑफ रोड के बारे में सिखाना, तो मुझे लगता है इसमें निश्चित रूप से क्या ऐसा किया जा सकता है सर, जैसे हम लोग पखवाड़ा मनाते हैं तो 15 दिन के लिए पूरे देश में सारे जनप्रतिनिधि, सारे स्टेक होल्डर मिल करके इस तरह के कानूनों को तोड़ने वाले लोगों को, जो भी आपने फाइन लगाया है 10,000 से 23,000, वो लगना चाहिए, उसके बगैर ये व्यवहार सुधरेगा नहीं। अभी हमने एक रोड सुरक्षा सप्ताह करते हैं, उसमें बच्चों के लिए हम लोग ऐसे कंपटीशन होती है, डिबेट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। आज ही मुझे दिल्ली के एक बड़े स्कूल वाले निमंत्रित करने के लिए, अक्षय कुमार को भी वो बुलाने वाले हैं, और वो रोड सेफ्टी के लिए स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ रहा है, और एक आध साल में निश्चित रूप से बड़ा फ़र्क दिखेगा। एक नया विषय, पता नहीं हम लोगों के यहाँ जब प्लानिंग कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, या जो अवेयरनेस के तरीके बताने हैं लोगों को, उसमें कितना शामिल किया है, लेकिन हम सबका अनुभव है कि आजकल ड्रंक एंड ड्राइविंग की तरह से डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। फ़ोन पे बात किए बिना नहीं रह सकते, SMS देखे बिना नहीं रह सकते, म्यूज़िक भी उसी वक्त चलाना है, GPS को भी उसी वक्त एडजस्ट करना है। ये एक नया प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि हम लोगों के विमर्श में जो डोंट्स और डूज़ हैं उसमें शामिल हुआ है कि नहीं। हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में हुआ है, और हमने हमारे डिपार्टमेंट ने जो अक्षय कुमार की एडवर्टाइजमेंट की थी उसमें हमने ये लाया है, और लगातार हमारे एडवर्टाइजमेंट से लोगों के इसमें जाकर हम लोग ये बातें कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, बाइक पर चलते हैं, 2 व्हीलर पर फ़ोन पे बात करते हैं, और इधर वो बहुत ही, अब कॉलेज में अगर आप जाके करो कितना नुकसान होता है, और अचानक जो उसका बेचारे का डेथ हो जाता है, गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल पे बात करते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है अब इसमें लोगों को भी समझ में आ रहा है, और आप ये जो कैंपेन चला रहे हैं इससे लोग अभी देखो, आप अच्छा कहो कि बुरा कहो, फाइन ज़्यादा लगने से आप एक सर्वे करिए, मैंने भी जानकारी ली, सब रोड पर वो सफ़ेद लाइन है, उसमें डिसिप्लिन से लोग खड़े होने लगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि कैमरे भी लग गए। अब कोई भी अगर जाएगा, अभी इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम हम देश में सब जगह ला रहे हैं। अब कैमरा तो पुलिस वाला ठीक है छोड़ देगा, पर कैमरा तो एक बार इमेज कैच करेगा तो नंबर प्लेट से तो मिलने वाला है। तो नेचुरली अब लोगों के मन में, चाहे किसी भी कारण हो, पर आज ये दिख रहा है एक बड़ा बिहेवियर चेंज आया है। बिल्कुल। आप ड्राइविंग ट्रेनिंग वगैरह की बात कर रहे थे, उसमें था कि बहुत सारे स्कूल खुलें, रीट्रेन करने की ज़रूरत हो तो वो भी करें। मेरा ख्याल है कि कुछ 1001 स्कूल्स खोलने की बात थी, उसमें हम कहाँ पहुँचे? अभी 1000 स्कूल अभी हमारा मंजूर हुआ बिल। अभी 22 स्कूल देश में हुई है और 1000 बनाने की है। मैंने सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहा कि आपके यहाँ आप एक स्कूल के लिए आप ज़रूर प्रपोजल करिए। दूसरा, मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अध्यक्षता में हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी अपॉइंट की है और उसमें एसपी भी है, कलेक्टर उसका बोर्ड सेक्रेटरी है, एमएलएस भी है और जो एनजीओस काम करते हैं उनके प्रतिनिधि भी है।
और मैंने उनको कहा कि कुछ रोड कारपोरेशन के हैं, कुछ रोड स्टेट हाईवे के हैं, कुछ रोड नेशनल हाईवे है, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोड्स है, कुछ विलेज रोड्स है। तो जहाँ जहाँ एक्सीडेंट होते हैं और उस रोड का जो भी प्रॉब्लम आपके ध्यान में आता है तो उस एजेंसी को बताओ। मैं हमारे यहाँ नागपुर में आपको तो हमारे यहाँ एक अजनी चौक करके है, वहाँ हर साल 30, 40, 50 एक्सीडेंट होते थे। मैंने ये नेशनल रोड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को काम दिया और उन्होंने मुझे 80 जो स्क्वायर थे वो डिज़ाइन करके दिए और वो जेल के पास राजीव गांधी का पुतला हुआ है। अब उसके बाद 8 साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ वो चौक पर। बिल्कुल। तो ये रोड इंजीनियरिंग के भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको और एक अच्छी बात कहूँगा, आप ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं ये बड़े प्रमाण पे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आईआईटी के बच्चे दिल्ली के ये रोड सेफ्टी में बहुत काम करते हैं। तो मैंने अभी कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो अपने शहर के रोड एक्सीडेंट का अध्ययन करके ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करके उसको क्या करना चाहिए इसका सुझाव उस अथॉरिटी को दे। तो बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें आगे आ रहे हैं। मैं आपके मार्फत पूरे देश के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को आह्वान करूंगा कि क्यों नहीं अपने शहर के ये सब प्रॉब्लम्स हैं स्टडी करके, अगर कारपोरेशन का हो तो कमिश्नर और मेयर के पास जाके दो कि ये कारण है। ये आप पूछ रहे हैं ठीक है, हालांकि आपको भी इसका बहुत ज़्यादा पता होगा, आप सारे इलाकों को जानते हैं, लेकिन ये एक जनरल बीमारी कैसे हो जाती है सर? खास करके उस रास्ते से आप हमेशा गुजरते हैं जो बांद्रा वर्ली का सी लिंक है, कि इतनी बढ़िया मॉडर्न सड़क बन गई और एग्ज़िट देना भूल गए। आपको ख्याल है ना, वो लीलावती से जब आते हैं इधर से ऊपर तो वो बिल्कुल ही गलत है, जो बाद में आफ्टर थॉट के तौर पर बनाया गया। ये ज़्यादातर बड़े रोड प्रोजेक्ट में हुआ है, तो ये इतना इनोवेशन कैसे कर लेते हैं लोग? एक्चुअली वो रोड मैंने ही बनाया वर्ली बांद्रा मेरे हाथ का ही है। देखो मुंबई में बहुत कंस्ट्रेंट्स है, एक्चुअली वो नहीं है। अभी क्या है कि जो ताज लैंडसाइड है उधर से वो विरार तक जाने का है सीधा रोड। अब वो आपने अच्छा हुआ सब्जेक्ट निकाला, ये इन्वायरमेंट वाले सब काम रोक देते हैं। एक डिज़ाइन बनाओ तो ये मत करो वो मत करो। देखिए हमको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है और डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है। हमारा फॉरेस्ट कवरेज 1% बढ़ा हुआ है। मैं प्रो इन्वायरमेंट हूँ, पर प्रो इन्वायरमेंट हो तो फिर कभी अगर समुद्र में ब्रिज बनाना पड़ेगा तो समुद्र में ब्रिज ही मत बनाओ। आप उस समय मुंबई में थे, पूरे अंग्रेजी अखबार में रोज ब्रिज के पीछे रोज तंग आ गया मैं, 125 रिट पिटिशन हुई और इंग्लिश अखबारों में 6-6 पेज लिखा जाता था कि मच्छी मरेगी, सावरकर स्मारक उद्ध्वस्त हो जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर की चैत्य भूमि, ये सब लिखा देखते थे। एक दिन मैं अंग्रेजी अखबार के पत्रकारों को लेकर गेटवे ऑफ इंडिया से बोट से लेकर वहाँ लेके गया बांद्रा जाने के बाद वो तो समुद्र नहीं था, सब ड्रेनेज का पानी, गंदा पानी था। नाक पकड़ कर बैठ गए, बोले चलो जल्दी। मतलब चलो क्यों, रुको यहाँ। मैंने बोला आप मुझे बताओ कि ये क्या है, समुद्र का पानी है कि गंदा पानी है? बोले गंदा पानी, सीवेज वाटर है। तो मैंने कहा देखो सीवेज वाटर में मच्छी कभी होती है? बोले नहीं। तुमको दिखती है कहीं? बोले नहीं। लिखते क्यों हो कि ये पुल बनने से मच्छी मरेगी, क्यों लिखते हो? तो कभी कभी क्या होता है कि ये इसके कारण भी प्रोजेक्ट करते समय बांद्रा में, वर्ली बांद्रा का भी नेक्स्ट फेज शायद टेंडर निकला था, वो बनने के बाद अप टू विरार तक जाएगा वो, और उसको जगह जगह पर किया है। अब ये आगे जो है ये इसकी 3 अलाइनमेंट थी। गवर्नर का जो हाउस है मलबार हिल पर, उससे पीछे से फिर ये ओबेराय के पाने अभी जो ट्राइडेंट होटल है वो ट्राइडेंट होटल तक आएगा और उधर कुलाबा तक जाएगा। और ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो उसमें डिज़ाइन में डिफेक्ट नहीं है। ओके आपका समय मिला है, पॉलिटिक्स से कुछ सवाल पूछूं उसके पहले एक और सवाल। NHAI और उस पर हाईवेज़ बनाने के लिए आपका एग्रेशन, आपकी प्रोएक्टिविटी को तो हमने बहुत नज़दीक से देखा, लेकिन अंत में ये है कि अब उस पर करीबन जो कर्ज है वो 2.25 लाख करोड़ का बताते हैं और अब उसको कहते हैं कि एसेट कंपनी के तौर पर बना दें। तो ये प्रयोग एक तरीके का मिक्स बैग नहीं बल्कि डिसअपॉइंटमेंट वाला रहा। इस तरह की कमेंट्री अचानक आने लग गई है, इसकी मूल वजह क्या रही? बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बांट दिए, ज़मीन ले नहीं पाए और आधे अधूरे से पड़े। पहले बात तो आप जितनी बातें कह रहे हो वो पूरी गलत है। यानी मैं ये कहूँ कि भारत की सबसे रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से NHAI एक है और कल 5 तारीख को मेरी स्टेट बैंक चेयरमैन से मीटिंग हुई है। मैंने इतना ही कहा कि प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल और नॉन वायबल, हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 साल के लिए कर्जा मिलता है, वर्ल्ड में 30 साल के लिए मिलता है।
मुझे 5 बैंकों के चेयरमैन 50-50 हज़ार करोड़ लेके पीछे पड़े कि हम देने के लिए तैयार हैं। मैं हर प्रोजेक्ट को मोनेटाइज करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, कर्जा है तो एसेट भी है। अगर आप 2.25 लाख का कर्जा है तो एनएचआई के एसेट कितने हैं? 7-8 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो आज जो रोड बने हुए हैं, उस दूसरा एक बार हम लोग टोल शुरू करते हैं, पैसा वसूल करने के बाद भी टोल चालू रहता है। अब अभी लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और टोल का इनकम, हम 20 साल में हमारे पास ऐसे 450 प्रोजेक्ट है जो इकोनॉमिकली वायबल है, जिसके आईआरआर अच्छे हैं। तो एनएचआई के बारे में जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं समझते हैं वो ऐसा लिखते हैं। मैं जब मुंबई में तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था, जब मैं मंत्री था, आपको याद होगा 95-2000 में द वर्ली बंदरा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, 55 फ्लाईओवर्स बनाए और मुंबई पुणे हाईवे बनाया। तब मेरे पास 5 करोड़ थे। मैंने कैपिटल मार्केट से करीब 2,500-3 हज़ार करोड़ खर्चा करके पूरे काम किए और आज वो सब पैसे फिट गए। अब एनएचआई में हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम मोनेटाइज करें। अभी हमारा टीओटी का बंडल एक बेचा हमने, 5,600 को बजाय हमको 9,400 रुपये मिले, 9,400 करोड़। अभी कल फिर एक बेचा। अभी हम बेचते बेचते जाएंगे तो अच्छा, बेचते तो ये क्या बोलते मुझे हमारे अधिकारी, सर इतना पैसा लेके खर्चा कब करेंगे? अब पूछते खर्चा कब करेंगे? फिर स्टेट बैंक का चेयरमैन बोले मुझे दे तो 50,000 में देने के लिए, फिर लेके क्या करेंगे? फिर 8% पे लेके डिपॉजिट, तो इधर बोलते पैसे नहीं है। ये जो क्या है, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जो नौकरी करने वाले हैं, वो कभी बिजनेस समझना उनके लिए थोड़ा कठिन होता है। बिल्कुल। तो ये कोई पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया। मैं आपको एक बात, मैं मुंबई दिल्ली हाईवे बना रहा हूँ 1 लाख करोड़ का, 60% काम अवार्ड हो गए। ये गुड़गांव से शुरू है। आपको बताता हूँ, ये हाईवे बनाने के लिए द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऐसी है कि इसे बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। कैन यू बिलीव? अगर हम मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, दिल्ली ये लाइन से जाते हैं तो हमारी लैंड कॉस्ट 6 करोड़ रुपए पर हेक्टर आती है। हमने ये बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया लेने से हमारे 16,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन पर हमने बचा है। और ऐसे 22 ग्रीन हाईवे हम बना रहे हैं। अभी ये दिल्ली मेरठ, ये दिल्ली में 16 लेन का रोड बना हुआ है अभी। और मेरठ और दिल्ली आने के लिए कितना 3.5 घंटा लगता था, 4 घंटा लगता था। मैंने कहा कि अब 1 अप्रैल के बाद, अप्रैल फुल नहीं बना रहा हूँ 1 अप्रैल नेक्स्ट आने वाले, आपको 45 से 50 मिनट में दिल्ली मेरठ आप आएंगे। बिल्कुल। तो अब हाईवे भी अच्छे, भी दिल्ली का रिंग रोड, दिल्ली का पोल्यूशन कम किया हमने, पूरे रिंग रोड बना लिया। अब दिल्ली को पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से अगर आपको गुजरात जाना है, राजस्थान जाना है, तो अब दिल्ली, मुंबई जाना है तो दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। अब ये धौला कुआं, मैं रोज़, मेरा जाता हुआ यहीं से, रोज़ मैं नागपुर से दिल्ली आता था 1 घंटे में, 1 घंटा 20 मिनट में, और धौला कुआं पे 20 मिनट खड़ा रहता था, वही ट्रैफिक जाम। अब वो धौला कुआं का आप देखते हो, वो जो आर्मी से आपको जगह चाहिए थी पिलर लगाने के लिए, वो मिल गया मैंने टनल बनाई वहाँ। बिल्कुल। आर्मी की 2 स्टेट को जोड़ने के लिए नीचे से टनल बना के दी उनको।